हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे वेक्टर्स। वेक्टर का मतलब क्या होता है आपको बेसिक मतलब मालूम है, फिर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। वेक्टर का बेसिक मतलब क्या होता है? एनी क्वांटिटी which have magnitude and direction is called वेक्टर। किसी भी क्वांटिटी में जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उस क्वांटिटी को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए सिर्फ यह जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। ऐसे कैसे, अभी बताऊंगा। फॉर अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर, क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर, it must also follow laws of vector addition। ये एक नई बात आ गई। किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जरूरी नहीं है, एक और कंडीशन फॉलो करनी होती है उसको। क्या कंडीशन फॉलो करनी होती है? कि उसको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना पड़ता है। ये क्या भला हुई? जब आप नॉर्मल एडिशन करते हो तो 1 + 1 2 करते हो। वेक्टर्स में जरूरी नहीं है। 1 + 1 0 भी हो सकता है, 1 + 1 1.5 भी हो सकता है, 1 + 1 2 भी हो सकता है। ठीक है। सो नॉर्मल एडिशन और वेक्टर एडिशन में फर्क है। ठीक है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो अभी तक पढ़ा है कि जिसकी डायरेक्शन है वो वेक्टर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक करंट has magnitude as well as direction। होता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर because it does not follow laws of vector addition। मैग्नीट्यूड है उसका, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर नहीं है क्योंकि वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। क्या होते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन? अगली क्लास में डिटेल में आएंगे। अभी हम सिर्फ नाम इंट्रोड्यूस किया मैंने कि वेक्टर होते क्या है। सो वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशंस हो गई। इसका मतलब पहली कंडीशन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन डायरेक्शन होनी चाहिए, और तीसरी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? यहां तक आगे प्रोसीड करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर्स को? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर। जो एंडिंग पॉइंट है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का नाम हम कैसे लिखते हैं? जैसे इसको ए लिखा तो इसको बोलेंगे ए वेक्टर, ऐसे एरो लगा देंगे ऊपर, मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ए के ऊपर एरो लगा दिया, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। सो ए वेक्टर। अच्छा, ये ऊपर जो एरो लगा है इसकी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। वेक्टर ऐसे भी होता तब भी एरो ऐसे ही लगता। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है दैट दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इसकी जो लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है वेक्टर की जो मैंने बनाई, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। लिखते कैसे? सिंपली ए लिख दो या ए वेक्टर के आगे मॉड लगा दो। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड
ऑफ अ वेक्टर। क्लियर इतनी बात? तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नाम के ऊपर एरो लगा दो और वैल्यू जो उसकी लेंथ है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है? ए के ऊपर, ए है तो सिंपली ए लिख दो, या ए के ऊपर वेक्टर लगा के मॉड लगा दो। क्लियर? आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, या आप बोल दो फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स, अभी हम कभी भी यूज कर सकते हैं। पहली, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? सो टू वेक्टर्स are said to be equal if they have equal magnitudes, magnitude same हो, and same direction, magnitude और direction दोनों same हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन ना सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्शन सेम हो मैग्नीट्यूड सेम ना हो। सो मैग्नीट्यूड भी सेम होना जरूरी है और डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है, तभी दो वेक्टर्स को हम इक्वल बोलते हैं। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर, ये है 3 यूनिट्स लेंथ का, एक बी वेक्टर, ये सेम डायरेक्शन में, ये भी 3 यूनिट्स लेंथ का, तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। बट सपोज मेरे पास हो ए वेक्टर 3 यूनिट्स लेंथ का और सेम लेंथ का बी वेक्टर, तो ए जो होगा वो बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन सेम नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर? दूसरा, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब होता है? नेगेटिव वेक्टर of a given vector is a vector having same magnitude as that of given vector but ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन रिवर्स्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। ए वेक्टर है 4 यूनिट्स लेंथ का, एक और वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स मैग्नीट्यूड का बट डायरेक्शन रिवर्स्ड है, तो हम ए को क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ बी। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज ये ए वेक्टर है, लेट्स सपोज ये 3 यूनिट्स का है, अगर इसका रिवर्स वेक्टर बना दूं सेम मैग्नीट्यूड का, तो इसको नेगेटिव ऑफ ए लिख सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव साइन मतलब डायरेक्शन अपोजिट। ये फर्क हो गया स्केलर वेक्टर में। स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में माइनस साइन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलता हूं रूम का टेम्परेचर है +10 डिग्री सेल्सियस, if I write room temperature is -10 degree Celsius, तो there is a difference in value. +10 and -10 टेम्परेचर में it's a value. फोर्स की बात करा, मैंने बोला मैंने +10 न्यूटन फोर्स लगाई, -10 न्यूटन फोर्स लगाई, फोर्सेस बराबर है वैल्यू में, बट क्या फर्क है? सिर्फ उनका डायरेक्शन का फर्क है। इतनी बात समझ में आई? तो ये होता है नेगेटिव वेक्टर। क्लियर? तीसरे पे आते हैं। नेगेटिव वेक्टर के बाद आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? वेक्टर्स एक्टिंग along parallel lines are collinear. लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। जब आप 10th में याद है जब बनाते थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लाइन बनाते थे तो एरो दोनों तरफ लगाते थे, तो लाइन दोनों साइड एक्सटेंड होती है। वेक्टर सिर्फ एक साइड होता है, एक डायरेक्शन होती है उसकी। सो पैरेलल लाइंस के अलोंग जो वेक्टर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। दे मे और may not have
इक्वल मैग्नीट्यूड्स। इक्वल मैग्नीट्यूड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एंड दे आर ईदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जैसे ये पैरेलल लाइन्स है, डॉटेड जो बना रहा हूं ये पैरेलल लाइन्स है, लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, ये पैरेलल लाइन्स है। ऐसे वेक्टर्स जो इन पैरेलल लाइन्स के अलोंग हो, मतलब ये ए वेक्टर हो गया, कुछ ही लेंथ है इसकी, ये बी वेक्टर हो गया, लेंथ छोटी है, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया, ये चारों के चारों ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। समझ में आई बात? क्लियर? ये था आपका कोलिनियर वेक्टर्स। अगले पे आते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या हो? मतलब वेक्टर्स lying in same plane are coplanar। सेम प्लेन का मतलब, प्लेन्स याद है ना, जैसे सपोज आपके पास ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये तीसरी एक्सिस इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। ठीक, जो सामने वाली दीवार है ये वाली, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। दिस इज एक्स वाई प्लेन। येलो वाली जो है दैट इज एक्स वाई प्लेन। जो ये लेफ्ट साइड वाली वॉल है इसको बोलेंगे एक्स जेड प्लेन, ओह सॉरी वाई जेड प्लेन। और जो जमीन है बेस, इसको बोलते हैं ये कहलाएगा एक्स जेड प्लेन। जैसे आप रूम में बैठे हो, सामने वाले में आपके सामने जो दीवार है उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऐसे सोचो, और आपकी तरफ आ रही है जेड एक्सिस। तो जो सामने वाली वॉल है दैट इज एक्स वाई प्लेन, जो लेफ्ट साइड वाली वॉल है दैट इज वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, और जो नीचे जमीन है आपकी वो हो गई एक्स जेड प्लेन। सो किसी भी एक प्लेन में जितने वेक्टर्स लाई करेंगे वो सब क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। ये जो आप पेपर है जिस पे आप लिख रहे हो, ये प्लेन है एक्स वाई, ये सिर्फ 2 एक्सिस हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। तो इस प्लेन पेपर पे आप जितने भी वेक्टर्स बना लो, किसी भी डायरेक्शन में बना लो, ये सब के सब क्या हो गए? कोप्लेनर वेक्टर्स। सो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। ये आपके पास बेटा बेसिक 3 डायमेंशनल सिस्टम है। ये आपको 3D नहीं दिख रहा, इसमें ये जो एक्सिस है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस। अब आप इसको देखिए ऐसे, जो तीसरी एक्सिस है वर्टिकल वाली दैट इज जेड एक्सिस। सो आपके पास 3 एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस, एंड द थर्ड वन इज द जेड एक्सिस। जो एक्स वाई प्लेन है दिस विल बी योर एक्स वाई प्लेन। एक्स और वाई की जो प्लेन है इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन होगा तो उस पर जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो आप देखिए इसमें जेड की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो प्लेन मैंने बनाई दिस इज एक्स वाई प्लेन। सो एक्स वाई प्लेन 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को। द अपर वन हैज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड एंड द लोअर वन हैज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ जेड। और ये जो प्लेन जो आपको ग्रीनिश दिख रही है दिस इज जेड इक्वल टू 0। सो दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। ठीक, नाउ इंस्टेड ऑफ एक्स वाई प्लेन अगर मैं बात करता हूं वाई जेड प्लेन की, सो वाई जेड प्लेन का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करके प्लेन बनाए, so you get this type of plane. This is x coordinate equal to 0 and the plane is the yz plane. Okay? The third one, if I place y equal to 0, what I get?
I will get xz plane. This is your xz plane. अगर मैं इन तीनों प्लेन्स को बनाऊं तो द एंटायर सिस्टम, ये पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल सिस्टम will be divided into 8 equal halves. So you can see that these are the 8 equal halves. इनको बोलते हैं octants. इनको क्या बोलते हैं? octants. So ये आपके फर्स्ट ऊपर वाले, दिस इज फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ, एंड फिर नीचे 4, तो ये 8 ऑक्टेंट है. ठीक. सो दिस इज बेसिक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. आपके पास एक x कोऑर्डिनेट है, एक y कोऑर्डिनेट है, एंड द थर्ड वन, वर्टिकल वन, दैट इज द z कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, क्लियर है ये बात सबको? कोप्लेनर क्लियर? चले आगे. नेक्स्ट इज को-इनिशियल वेक्टर्स. Co-initial vectors are the vectors having same initial point, starting point जिनका सेम हो, that is their tails coincide. ये वेक्टर्स हैं, इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ए और बी ये दोनों क्या कहलाएंगे? को इनिशियल. इनका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट सेम है, इनको हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स. नेक्स्ट, को टर्मिनस वेक्टर्स आर द वेक्टर्स having same terminating point, ending point जिनका सेम हो, that is their heads coincide. इनको हम क्या बोलेंगे? को टर्मिनस वेक्टर्स. इतनी बात समझ में आई? सो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसको क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स. ऐसे वेक्टर्स जिनका एंडिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो, उनको हम क्या नाम देते हैं? को टर्मिनस वेक्टर्स. क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चले आगे. नेक्स्ट है बेटा यूनिट वेक्टर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट है. इसका नाम है क्या? यूनिट वेक्टर्स. क्या होता है ये? यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर is a vector having same direction as that of given vector but magnitude equal to 1. मतलब ध्यान देना, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर. लेट्स सपोज इसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स. 4 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड है. इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? मैंने बोला यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1. सेम डायरेक्शन में 1 यूनिट का जो वेक्टर होगा, इसी डायरेक्शन में 1 यूनिट का जो वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर. रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए लिखो, टोपी लगा तो कैप, ये सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का. सो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? जो ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन है. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा 1, ओरिजिनल का कुछ भी हो. जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज आपके पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर.
इसका मैग्नीट्यूड है हाफ यूनिट। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में 1 यूनिट, ये इसका होगा यूनिट वेक्टर। सो ओरिजिनल वेक्टर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, यूनिट वेक्टर हमेशा कितना होगा, 1 यूनिट। डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी। तो अब देखो, सपोज मैंने बोला एक वेक्टर है 100 यूनिट्स का, इसका यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में 1 यूनिट का होगा, ठीक है। एक वेक्टर है ये इसी डायरेक्शन में हाफ यूनिट का, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में 1 यूनिट का होगा। मतलब ओरिजिनल वेक्टर कितना भी लंबा हो कितना भी छोटा हो, यूनिट वेक्टर हमेशा 1 यूनिट का होगा। इसका मतलब ओरिजिनल वेक्टर से आप वेक्टर यूनिट वेक्टर तो निकाल सकते हो, बट यूनिट वेक्टर से क्या आप ओरिजिनल वेक्टर बता सकते हो। मैंने बोला एक यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, बताओ ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, कहोगे यही डायरेक्शन होगी। बट मैंने बोला इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, बताओ ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नहीं बता सकते। तो यूनिट वेक्टर आपको सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बताता। तो हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर ओनली सिग्निफाइज डायरेक्शन, वो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात करता है, मैग्नीट्यूड से उसे कोई लेना देना ही नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। ये होता है क्या, यूनिट वेक्टर। अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 मिनट को, यूनिट वेक्टर डिटेल में। यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ए यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। आप इसको सोच कैसे सकते हो, वेक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दो तो लेंथ 1 बचेगी ना, लेंथ अपॉन लेंथ कट के 1 हो गया, ऐसे सोच सकते हो। मतलब आप इसको बेसिकली लिख सकते हो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब जरा बहुत ध्यान से एक और बात समझना। क्या समझना, किसी भी वेक्टर में मैंने बोला 2 चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। तो ये जो मॉड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये जो टोपी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर आपका सिर्फ 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 क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन देता है। कैसे देता है, लेट्स सी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला कन्वेंशन से, आई कैप, आई के ऊपर टोपी लगा दो, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो 1 सेंटीमीटर का वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कौन होता है, आई कैप। ये कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। माइनस आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। माइनस जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, और माइनस के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। सो ये आपकी स्टैंडर्ड कन्वेंशंस हैं, स्टैंडर्ड कन्वेंशंस, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा जी। इससे यूज क्या है जरा ध्यान से देखना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर यूजिंग यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, अब उसकी ध्यान देते हैं। आपके पास एक वेक्टर है, ये एक्स वाई प्लेन, पहले सिंपल से शुरू करता हूं। एक्स वाई प्लेन है, एक वेक्टर है 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, ए वेक्टर है।
तो इस ए वेक्टर को मैं लिखूंगा, मैंने क्या बोला ध्यान दो, ऊपर देखो, किसी भी वेक्टर को क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट्स अलोंग व्हाट, अलोंग एक्स एक्सिस, इनटू यूनिट वेक्टर करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई कैप। तो इस वेक्टर को मैं लिखूंगा 3 आई कैप। 3 आई कैप मींस 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये वेक्टर है 5 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस, so I'll write this B vector as 5 j cap, 5 magnitude, j cap हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। क्लियर? और देखो, सपोज आपके पास है 2 डायमेंशंस में एक वेक्टर है ऐसे, 3,4 पॉइंट को पॉइंट कर रहा है ओरिजिन से स्टार्ट होके, ये लेंथ है 3 यूनिट्स, ये लेंथ है 4 यूनिट्स, यही मतलब हुआ। सो 3 along x axis, 4 along y axis. I'll write this vector as, a वेक्टर नाम दिया इसका, 3 i cap, 3 along x axis plus 4 j cap, 4 along y axis, 3i plus 4j। सपोज आपके पास वेक्टर होता है ऐसे 3 डायमेंशंस में, एक पॉइंट है 2,3,4, 2, 3, 4। ये दिखता कैसे है बेसिकली, ये आपको तो कहोगे सर एक्स वाई प्लेन ही लग रही है मेरे को देखने में, बिल्कुल लगेगी क्योंकि हम पेपर पे बना रहे हैं ना। ऐसे सोचो, बाहर की तरफ आ रहा है, 3 along x axis, 4 along y axis, 3 along y axis, 4 along z axis। ये पॉइंट है, ओरिजिन से शुरू होकर इस पॉइंट तक का वेक्टर। सो 2, 3, 4 ये हो गया, इसको हम लिखेंगे 2 along x axis 2 i cap, 3 along y axis 3 j cap, 4 along z axis 4 k cap। समझ में आया? अगर कोई भी पॉइंट है, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला वेक्टर आप कैसे लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे। अभी हम डिटेल में आएंगे इस पे, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, अभी थोड़ी देर में ही डिटेल में आएंगे। इतना बेसिक लॉजिक समझ में आ गया? वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जितना पार्ट है आई कैप, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग जितना पार्ट है जे कैप, प्लस जेड एक्सिस के अलोंग जितना पार्ट है के कैप। एक और एग्जांपल देखो, सपोज एक पॉइंट, एक वेक्टर है 1,2 पॉइंट से 2,3 पॉइंट तक। 1,2 का मतलब दिस इज 1 एंड दिस इज 2, राइट? ये वेक्टर था। 2,3 का मतलब दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट? इसका मतलब ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ हुई 1 यूनिट, ये लेंथ हुई 1 यूनिट, 3 - 2 वो कितनी, 2 - 1। तो इसको मैं x वेक्टर है सपोज ये, तो x वेक्टर को मैं लिखूंगा 1 along x एक्सिस प्लस 1 along y एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा पोजीशन वेक्टर। ध्यान से देखना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट is a vector starting from origin to that point। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से शुरू होके उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। मतलब पहले 2 डायमेंशन में समझो, इजी होता है समझना। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। 3D में मैं इस पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एक्स वाई है, पी पॉइंट है, ए कॉमा बी। पोजिशन वेक्टर का मतलब मैंने क्या बोला? पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ओरिजिन पे टेल होगी, इस पॉइंट पे हेड होगा। इसको हम O से P के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? OP वेक्टर। ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट। ठीक है, कैसे वैल्यू कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर डाल दो, ये ए लेंथ हुई, ये बी लेंथ हुई। ध्यान से सोचो, पाइथागोरस लगाओ। ओपी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं? पाइथागोरस लगाऊं तो ओपी का एंगल tan फाई, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? बी बाई ए। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? एक तरीका लिखने का, ओपी इज अ वेक्टर, या सीधा ओपी वेक्टर सीधा लिख दिया मैंने। ओपी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड acts at an angle of tan inverse b by a with positive x axis। जो O से P का वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमने अलग से स्पेसिफाई किया, डायरेक्शन अलग से स्पेसिफाई की। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक तरीका यह है कि आपने मैग्नीट्यूड अलग से स्पेसिफाई कर दिया, डायरेक्शन अलग से स्पेसिफाई कर दी, आपके पास वेक्टर आ गया। सो ओपी वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड सो एंड डायरेक्शन सो विद एक्स एक्सिस। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका मैंने आपको पहले बता दिया, कौन सा? मैंने बताया IJK की फॉर्म में, मतलब यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में। आप दूसरे तरीके से इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? ओपी वेक्टर जो होगा ये हो जाएगा ए अलोंग एक्स एक्सिस प्लस बी अलोंग वाई एक्सिस, ए आई प्लस बीजे। लिख सकते हो ना? समझ में आई बात? ओके, अगर ये 3 डायमेंशंस होता, अब आता है असली खेल। ध्यान से समझना, थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि पेपर पे समझा रहा हूं। ये पॉइंट है P, ABC, X, Y, Z। ऐसे समझ सकते हो? इसको क्यूब बना लो। आ गया P, हवा में आ गया। तो ओरिजिन से P को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है ये हो गया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के डायगोनल का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये हुआ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हुआ यही होती है ना क्यूब की डायगोनल, क्यूबॉइड की डायगोनल, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हुआ? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई शक यहां तक? ठीक, अब आता है असली फर्क। जब हम 2D में बात करते हैं, अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल है तो वाई के साथ पक्का 60 डिग्री होगा। 3D में जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ आती हुई जेड एक्सिस है। तुम्हारी तरफ जेड एक्सिस है। सपोज ये वेक्टर है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाई के साथ 60 बना रहा है। अब सपोज मैं इधर बना देता हूं हवा में, ऐसे थोड़ा हवा में। अब ये एक्स के साथ अभी भी 30 बना रहा है पर वाई के साथ 30 नहीं बना रहा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जमीन पे इस प्लेन में एक्स के साथ 30 बना रहा है, तो क्या ये वाई के साथ 30 बना रहा है? नहीं, वाई के साथ तो ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो जब भी हम 3D में बात करते हैं तो हमें 3 एंगल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। एक होता है अल्फा, अल्फा होता है एंगल विद एक्स एक्सिस। एक होता है बीटा, एंगल विद वाई एक्सिस। एक होता है गामा, एंगल विद जेड एक्सिस।
एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है अल्फा, वाई के साथ एंगल होता है बीटा, जेड के साथ एंगल कौन सा होता है? गामा। दोबारा, एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर का एंगल क्या होता है? अल्फा, वाई एक्सिस के साथ वेक्टर का एंगल होता है बीटा, जेड एक्सिस के साथ वेक्टर का एंगल होता है गामा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो इसमें, तो मैं इसको अल्फा बना दिया, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ। अगर टैन नहीं, अगर मैं कॉस देखूं, आप इस ट्राइंगल को देखो, ये इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, ट्राइंगल ओएपी। ओएपी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको नजर नहीं आएगा, देखो ओएपी, इसमें राइट एंगल कहां पे? ओएपी राइट एंगल है, ओपीए राइट एंगल है, पीओए राइट एंगल है। बताओ, सोचो, ध्यान से सोचो। मैं कहूं ये राइट एंगल है, आपको सर ये तो दिख ही नहीं रहा, 3D है। क्यूब सोचो, क्यूब सोचो, सोचना पड़ेगा आपको, क्यूब में पेपर पे नहीं बना पाऊंगा। ये क्यूब होता है, ये दो फेसेस क्यूब के, फ्रंट और बैक दो फेसेस, टॉप और बॉटम दो फेसेस, ये दो फेसेस, ये दो फेसेस और ये दो फेसेस। ठीक है, इसमें आपको ये जो लेफ्ट राइट वाले फेस हैं, ये पैरेलल दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, पर एक्चुअल में तो वो पैरेलल होते हैं कि नहीं? तो क्यूब सोचो, अगर सोचोगे तो ओ ए हो गई लेंथ, पी पॉइंट है ये वाला, ऐसे। सो ओ ए पी, ये क्या हो गया? अब देखो ये वॉल है, ये वॉल कॉर्नर वाली सोचो, ये ओरिजिन सोचो। ध्यान से देखना बेटा, ये 3D में ऐसे ही समझ में आएगा। ये ओरिजिन है, ये वाली वॉल है जो मैंने दूसरी बनाई जहां पे ए पॉइंट है। सो इस वॉल में इस तरफ ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है टॉप पे पीछे, या एक बना लेते हैं, ये वॉल है बेटा, ये वॉल है, ये ओरिजिन है, इसके सामने ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट। अब डायग्राम दोनों पे ध्यान देना। ओ ए, ये एक्स एक्सिस है, ओ ए पी इस फेस का डायगोनल है। सो ओ ए पी राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, इसमें ओ ए और ए पी परपेंडिकुलर हुए एक दूसरे के। ओ ए और ए पी एक दूसरे के क्या हुए? परपेंडिकुलर हुए। ठीक है, तो क्योंकि ओ ए पी परपेंडिकुलर है, तो मैं ओ ए क्या हो गया? बेस, ओ पी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, और ए पी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। मैं कॉस अल्फा लिख सकता हूं, ओ ए अपॉन ओ पी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। इसी तरह से अगर वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल है, तो कॉस बीटा लिख सकते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। और जेड एक्सिस के साथ गामा है, तो कॉस गामा लिख सकते हैं सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, इसको लिखते हैं एल, इसको लिखते हैं एम, इसको लिखते हैं एन। ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना, आप एक काम करना, इसको समझने का आसान तरीका होता है, जिस हिसाब से मैंने बनाया ना, आप एक्स वाई जेड सोच के अपना रूम सोच लेना, जिस रूम में आप पढ़ रहे होगे। रूम की एक साइड एक्स एक्सिस, दूसरी साइड वाई एक्सिस, तीसरी साइड जेड एक्सिस। ठीक, अब जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, उसको कॉर्नर में रूम के खड़े हो जाना, वो ओरिजिन होगा। आपके सामने जो एज होगा, उसको वो पी पॉइंट हो जाएगा। ओ ए पी, ऐसे ट्राइंगल सोचना, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा, एन होता है कॉस गामा। इसमें तीन निकलते हैं, तीनों एंगल्स निकालने जरूरी होते हैं 3D में। एक निकलता है एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या एंगल होता है? अल्फा। वाई एक्सिस के साथ एंगल होता है बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये फॉर्मूलाज हैं। ठीक, अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन तीनों को, ये जो तीन मैंने लिखे, इन तीनों को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। एल, एम एंड एन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आप ध्यान से देखो, तीनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो,
तो ये तीनों का स्क्वायर्स का सम क्या होता है 1, ये प्रॉपर्टी है। ठीक, तो मैंने पोजीशन वेक्टर में क्या बताया, अगर 2D है, a, b पॉइंट है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंगल क्या होगा tan थीटा b बाई a, एंगल किसके साथ है, x एक्सिस के साथ। ठीक, अगर ijk की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है ai प्लस bj। अगर 3D है, abc पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 3 एंगल्स निकालने पड़ते हैं, x के साथ, y के साथ, z के साथ, तीनों के फॉर्मूलाज मैंने दे दिए। ठीक, ध्यान रखने वाली बात ये, इसमें भी अगर आप ओपी वेक्टर लिखो, ये हो जाएगा ai प्लस bj प्लस ck, होगा कि नहीं, a along x एक्सिस, b along y एक्सिस, c along z एक्सिस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक की जो हमारी निकली वो ये कि इफ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकली कि पोजीशन वेक्टर of any point ABC is OP equal to AI cap plus BJ cap plus 3K cap, CK cap। जैसे मैंने बोला पोजीशन वेक्टर निकालना है ऑफ -1 3 -2, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा -I cap प्लस 3J cap माइनस 2K cap, और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर, सबसे पहला सेट ऑफ मेन फॉर्मूला ये निकला ijk की टर्म्स में जो काम आएगा। Let P, x, y, z be a point in space with reference to OX, OY and OZ as a coordinate axis as shown in the figure. Then OA equal to x, OB equal to y and OC equal to z. Let I cap, j cap and k cap be unit vectors along OX, OY and OZ respectively. Vector OA is equal to x I cap, vector OB is equal to y j cap and vector OC is equal to z k cap. Now in triangle OAC dash we have vector OA plus vector AC dash is equal to vector OC dash from triangle law of vectors. Therefore, x I cap plus y j cap is equal to vector OC dash, as AC dash is parallel to OB and AC dash is equal to OB. In triangle OC dash P, vector OP is equal to vector OC dash plus vector C dash P. Vector OP is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. As C dash P is parallel to OC and C dash P is equal to OC. OP square is equal to OC dash square plus C dash P square equal to OA square plus AC dash square plus C dash P square equal to x square plus y square plus z square. If vector OP is equal to vector R, then we have R equal to OP equal to root of x square plus y square plus z square. Therefore, mod of vector R is equal to mod of vector OP is equal to root of x square plus y square plus z square. Thus, if a point P in space has coordinates x, y, z, then its position vector R is x I cap plus y j cap plus z k cap. The vectors x I cap, y j cap and z k cap are component vectors along x, y and z axis respectively. Mod of vector R is equal to the root of x square plus y square plus z square. दूसरा जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पढ़ा है आपने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पार्टिकल गया तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपके पास पहले 2D में बताता हूं, एक्स और वाई सिस्टम है, P पॉइंट से Q पॉइंट तक वेक्टर गया किसी भी पाथ से, तो PQ वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, P से Q की तरफ। सपोज P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1
क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, x1 y1 का मतलब यहां से आप परपेंडिकुलर डालो तो ये x1 हो जाता है और ये y1 हो जाता है। x2 y2 का मतलब यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये x2 हुआ और ये y2 हुआ कि नहीं? मतलब ये जो लेंथ होगी ये हो जाएगी x2 माइनस x1 जो रेड से मार्क की, ये जो लेंथ होगी ये होगी y2 माइनस y1, होगी कि नहीं? मतलब PQ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पाइथागोरस से। और ये अगर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, पीछे प्रोड्यूस करो, ये थीटा होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। tan थीटा कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं PQ, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 अलोंग x एक्सिस प्लस y2 माइनस y1 अलोंग y एक्सिस। कोई शक किसी को यहां तक? पक्का? क्लियर? मतलब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? पोजीशन में कोऑर्डिनेट्स आते हैं, यहां पे डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स आते हैं। उसमें क्या था, अगर x, y पॉइंट का था तो वो हो जाता था xi प्लस yj। इसमें क्या हो जाता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। सेम 3 डायमेंशंस में भी आप इसको सोच सकते हो। अगर आप 3D में इसे सोचते हो सो 3 डायमेंशंस में ये ऐसे बन जाएगा। सपोज P पॉइंट है x1 y1 z1, Q पॉइंट है x2 y2 z2। तो P से Q का जो वेक्टर होगा, जो PQ वेक्टर होगा, वो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। कोऑर्डिनेट्स की जगह क्या हुआ? डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट। उसमें क्या था, ABC पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था तो वो क्या आता था AI प्लस BJ प्लस CK। इसमें क्या आ जाएगा? डिफरेंस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। उसी से ही मैं फॉर्मूलाज कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं। इसमें भी cos अल्फा क्या हो जाएगा? उसमें क्या था, x कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। इसमें हो जाएगा डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। इसी तरह cos बीटा डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। cos गामा डिफरेंस इन z कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। इसमें भी lmn l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। यही तीनों है lmn, डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आया? और इसमें अगर मैं ये लिख लिया था मैंने वेक्टर फॉर्म, क्लियर? इसका मतलब बहुत, अब जितना हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा, इसका फाइनल, फुल एंड फाइनल क्या बनता है वो देखो। गिवन एनी वेक्टर A which is xi प्लस yj प्लस zk, मुझे ये कोई वेक्टर दिया है, मेरे को बोला 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये पोजीशन वेक्टर हो सकता है 2 3 4 का, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी तो हो सकता है। मुझे तो नहीं पता ना 2 कैसे बना है, हो सकता है 3 माइनस 1 हुआ होता, हो क्या आया होता। सो आपको कोई भी वेक्टर दिया है ai प्लस bj प्लस ck, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे? आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के साथ वाले का स्क्वायर का रूट। ठीक है, समझ में आया? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। करो, दोनों को डिवाइड, हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, और z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। हुआ? मतलब ये क्या चीज है? x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस li प्लस mj प्लस nk। तो यूनिट वेक्टर क्या देता है?
डायरेक्शन कोसाइंस देता है। वेक्टर क्या देता है? तीनों पार्ट्स। जो वेक्टर के तीनों पार्ट्स हैं एक्स वाई और जेड, ये होते हैं डायरेक्शन रेशोज, जो ये सिंपलेस्ट रेशो में, मतलब ध्यान देना, एग्जाम्पल देता हूं एक इसका। आपको एक ए वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस जे माइनस 2k, ठीक है। इसके एक्स वाई जेड के तीन पार्ट्स कौन से? 2 माइनस 1 माइनस 2, सो 2 माइनस 1 माइनस 2, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। ठीक। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर, सॉल्व करके आएगा 3। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डिवाइड करो, 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप। मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3। वेक्टर के तीनों पार्ट्स क्या देते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। यूनिट वेक्टर के तीनों पार्ट्स क्या देते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक। वेक्टर पता लग गया कैसे, वेक्टर कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ये क्लियर है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, ये बात क्लियर है। यूनिट वेक्टर क्या सिग्निफाई करता है? डायरेक्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर, एक ए वेक्टर दिया हुआ है 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो ए है इसको यूनिट वेक्टर बोला है। यूनिट वेक्टर बोला है तो मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 1। यही बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बेसिकली मुझे 1 दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला था? अगर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के हो तो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ये मुझे दे दिया 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये तो 0.16 हुआ, 0.64 हुआ, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लैम्डा स्क्वायर आ गया 1 माइनस 0.8, सो ये आ गया 0.2, तो लैम्डा आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.2। क्लियर? समझ में आई बात? प्लस माइनस 2 आंसर्स होंगे, उसमें एक लिखा हुआ है गलत है, प्लस माइनस 2 आंसर्स होंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सेकंड कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। एक वेक्टर दे दिया 2i माइनस जे प्लस 2k। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसकी डायरेक्शन में हो। यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सॉल्व करके आया √9 विच इज 3। मैग्नीट्यूड है, वैल्यू होगी सिर्फ माइनस, प्लस माइनस नहीं लोगे। सो ये कितना हुआ? 3। पुट करो वैल्यू, ये आया 2i माइनस जे प्लस 2k divided by 3. The result will be 2/3 of I cap minus 1/3 of J cap plus 2/3 of K cap. ये आपके पास आया यूनिट वेक्टर A. गॉट इट बेटा? समझ में आ गया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट पार्ट पोजिशन वेक्टर ऑफ 304। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, अगर ये P पॉइंट मानता हूं तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? क्या बताया था आपको? ABC पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? AI प्लस BJ प्लस CK। तो ये हुआ 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। सो ये हुआ बेसिकली 3i प्लस 4k। आपको क्या बोला? इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी?
अगर बाई चांस बोला होता डायरेक्शन रेशियोज हैं इसकी 304 सिंपलेस्ट रेशियो में 304 इन सिंपलेस्ट रेशियो इज 304. डायरेक्शन कोसाइंस के लिए या तो फॉर्मूला लगा दो. फॉर्मूला क्या था? a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. सो l हो गया 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. यह आ गया 3 बाय रूट 9 प्लस 16 25. सो 3 बाय 5. इसी तरह m क्या हो गया 0 और n क्या हो गया 4 बाय 5. क्लियर? ये आ गए डायरेक्शन कोसाइंस. या फिर यूनिट वेक्टर निकाल के बोल दो. दूसरा तरीका आप क्या बोल सकते हो कि OP का यूनिट वेक्टर क्या होगा 3 बाय 5 i कैप प्लस 4 बाय 5 k कैप. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाते हैं यूनिट वेक्टर के तीनों पार्ट्स. सो 3 बाय 5 0 और 4 बाय 5 ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे. चॉइस आपकी है. फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से कर लो. यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करके फिर करना है तो कर लो. चॉइस इज योर्स. क्लियर? ये था नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. पोजिशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट 1 3 1 1 3 माइनस 1 2 4 माइनस 1 0. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. इसको ए पॉइंट बोल दिया, इसको बी पॉइंट बोल दिया. कौन सी बात बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. पहले इस वेक्टर को निकालते हैं. ए बी वेक्टर क्या फॉर्मूला बताया था आपको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है. x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. सो 4 माइनस 1 i कैप प्लस माइनस 1 माइनस 3 j कैप प्लस 0 माइनस माइनस 1 k कैप. So that will give you 3i minus 4j plus k. राइट? अब इसके यूनिट वेक्टर इसका वो निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस. पहले इसके डायरेक्शन रेशियोज बोला नहीं क्वेश्चन में. अगर होते तो क्या होते 3 माइनस 4 1. ये इसके DRs होते हैं. DC इसके लिए क्या करते हो? या तो यूनिट वेक्टर निकालते हो या फिर फॉर्मूला लगा देते हो. तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मैं यूनिट वेक्टर से कर देता हूँ. ये वाला AB का मॉड कितना हुआ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. यह आ गया रूट 26. सो AB का यूनिट वेक्टर क्या हुआ 3 बाय रूट 26 i कैप माइनस 4 बाय रूट 26 j कैप प्लस 1 बाय रूट 26 k कैप. तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए 3 बाय रूट 26 माइनस 4 बाय रूट 26 1 बाय रूट 26. इतनी बात क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? ये थे इसके कुछ और बेसिक क्वेश्चंस. और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 क्या कहता है? फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 यूनिट्स एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेक्टर दिस. ध्यान से. फाइंड अ वेक्टर x. मुझे नहीं पता ये वेक्टर कौन सा है. एक फाइंड करना है. वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए होती है. हुज मैग्नीट्यूड इज 4. x का मैग्नीट्यूड मुझे 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेक्टर. तो x की जो डायरेक्शन है वो a की डायरेक्शन के बराबर दी हुई है. ये इतनी बात समझ में आती है. x का मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है. x की डायरेक्शन a की डायरेक्शन है. डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या सेम होना? यूनिट वेक्टर, बिकॉज यूनिट वेक्टर सिग्निफाइज डायरेक्शन. a वेक्टर आपको कितना दिया हुआ है? a वेक्टर दिया हुआ है माइनस 2i प्लस j माइनस 4k. सो a का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. यह आ गया रूट 21. मतलब a का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? माइनस 2 बाय रूट 21 i कैप प्लस 1 बाय रूट 21 j कैप माइनस 4 बाय रूट 21 k कैप. यही x का यूनिट वेक्टर हुआ. मतलब वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर. ये हो गया 4 इंटू x का यूनिट वेक्टर कितना है? माइनस 2 बाय रूट 21 i कैप प्लस 1 बाय रूट 21 j कैप माइनस 4 बाय रूट 21 k कैप. ब्रैकेट खोलो. माइनस 8 बाय रूट 21 i कैप प्लस 4 बाय रूट 21 j कैप माइनस 16 बाय रूट 21 k कैप. ये आपके पास क्या आ गया? x वेक्टर. क्लियर है कैसे करना है? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर सो एंड सो. एक वेक्टर निकालना है. x मान लिया.
whose magnitude is same as that of a vector, x का मैग्नीट्यूड जो है वो a के मैग्नीट्यूड के बराबर बोला है, एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेक्टर b, x की जो डायरेक्शन है वो b की डायरेक्शन के बराबर बोली है, हाँ कि ना? दोबारा पढ़ो इंग्लिश में क्वेश्चन। वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो x का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड बराबर है, x की डायरेक्शन b की डायरेक्शन बराबर है, मतलब x का जो a यूनिट वेक्टर होगा वो b का ही यूनिट वेक्टर होगा। आपको a वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस 2j प्लस √5 के, a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? √16 प्लस 4 प्लस 5, सॉल्व करके आया 5, मतलब ये हो गया 5। b वेक्टर क्या दिया हुआ है? b वेक्टर दिया हुआ है i माइनस 2j माइनस 2k, मतलब b का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √1 प्लस 4 प्लस 4, यह आया 3। b का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? 1/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप माइनस 2/3 k कैप, हाँ कि ना? पुट कर दो वैल्यूज। जो x वेक्टर है वो क्या होगा? x का मैग्नीट्यूड इंटू x की डायरेक्शन, मतलब a का मैग्नीट्यूड इंटू b की डायरेक्शन। a का मैग्नीट्यूड कितना है? 5, b की डायरेक्शन कितनी है? 1/3 i माइनस 2/3 j माइनस 2/3 k। क्लियर? सो ये हुआ 5/3 i कैप माइनस 10/3 j कैप माइनस 10/3 k कैप, ये आ गया x वेक्टर। आ गई बात समझ? ये थे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। समझ में आया? अब आज का काम सुनिए।